वंस अगेन आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और अब हम बात करेंगे, हमने पिछले पार्ट में बात किया था 1 से 20 तक के यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस 2022 के पेपर का। हम लोग इस स्लॉट में बात करेंगे 1 से 20 तक हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे 21 से 40 तक के प्रश्न। तो आइए अगले 20 सवालों को हम लोग देखना शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे, इन 21st क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू द प्रोविजन ऑफ लेंडिंग बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। कहता है रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट यानी RFI एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी RCF निम्नलिखित में से किसके द्वारा उधार देने के प्रावधान है? ऑप्शन ए एशियाई डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन बी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स एंड डी वर्ल्ड बैंक। इसका सही जवाब है IMF। देखिए जो रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होता है वह रैपिड फाइनेंशियल हेल्प, रैपिड फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है? तो ये रैपिड फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है अपने सभी मेंबर कंट्रीज को, अपने सभी मेंबर नेशंस को एट द अर्जेंट बेसिस पे। और जो RCF होता है, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी जो होता है, यह भी IMF देता है। ये भी लेंडिंग फैसिलिटी है, ये भी उधार देने की फैसिलिटी है, लेकिन यह उनको देता है उन देशों को जो देश लो इनकम वाले होते हैं। यानी RCF प्रोवाइडेड द लोन फैसिलिटी, द क्रेडिट फैसिलिटी टू लो इनकम कंट्रीज एंड बोथ वर गिवन बाय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। Explanation, correct option is B. Explanation, rapid financial instrument. The rapid financial instrument provides rapid financial assistance which is available to all member countries facing an urgent balance of payment. अगर किसी देश के पास बहुत आवश्यक तुरंत उसको भुगतान करना होगा और उसका भुगतान संतुलन अगर ठीक नहीं होगा, उसको बैलेंस चाहिए होगा पेमेंट नीड्स के लिए, तो RFI जो है वह उसको एक लोन देता है या IMF जो है उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देता है और फ्लेक्सिबल टू द एड्रेस एंड डाइवर्स नीड्स ऑफ द मेंबर कंट्रीज। द RFI रिप्लेस द IMF's प्रीवियस इमरजेंसी असिस्टेंस पॉलिसी एंड इट कैन बी यूज्ड इन अ वाइड रेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस। ध्यान दीजिएगा एक बात कि पहले जो IMF का इमरजेंसी असिस्टेंस पॉलिसी था, EAP था, उसने RFI ने EAP को हटा दिया है और अब ये ज़्यादा बड़े पैमाने पर मेंबर देशों को, सदस्य देशों को लोन दे रहा है। RCF भी कहता है कि द रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी यानी तत्काल ऋण सुविधा उपलब्ध, तत्काल क्रेडिट फैसिलिटी है ये भी जो है रैपिड कंसेशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस। देखिए दोनों में एक फर्क और है, ये कंसेशनल देगा, वो कंसेशनल नहीं देगा, वो सबको देगा। और ये किसको देगा? लो इनकम कंट्रीज, उन देशों को ही देगा जिन देशों की आय क्या है? कम है। और फिर वही सेम कंडीशन है कि अगर देश फेस कर रहा है अर्जेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP की नीड है, तो वह उसको क्या करेगा? लोन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत सारी चीज मैंने उसमें लिखा है, आप उसे पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां सवाल आपके स्क्रीन पे। विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? आपको विचार करना है। कहता है एन इंक्रीज इन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट नील, नाममात्र प्रभावी विनिमय दर में वृद्धि रुपए की सराहना को इंगित करता है। इंडिकेट्स द एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज, यानी रुपए के वैल्यूएशन को बढ़ने को इंगित करता है। बिल्कुल, जब भी नॉमिनल इफेक्टिव रेंज में वृद्धि होगी, जब भी नाममात्र प्रभावी विनिमय दर में वृद्धि होगी, इसका मतलब यह है कि रुपए का जो वैल्यूएशन है वो क्या है? बढ़ा है। रुपए का जो मूल्य है वो क्या हुआ है? बढ़ा है, यानी पहला से। ऑप्शन 1 is correct. Near is the major value of currency
अगेंस्ट अ वेट एवरेज ऑफ सेवरल फॉरेन करेंसीज। जो बाकी देशों की मुद्राएं हैं उनकी तुलना में ये जो नीर है यह किसी एक मुद्रा या भारतीय रुपए की भारतीय मुद्रा के मूल्य वृद्धि को दर्शाता है। ऑप्शन 2 कहता है एन इंक्रीज। देखो पहला सही का मतलब यह है कि चलो 3 तो सही होता है, दूसरा नहीं होगा, बी नहीं होगा, चलो एक हट गया। कहता है एन इंक्रीज इन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। रियल कह रहा है, यहाँ नॉमिनल है, यहाँ रीर है, रीर इंडिकेट्स एन इंप्रूवमेंट इन ट्रेड एंड कॉम्पिटिटिवनेस। इंडिकेट्स एन इंप्रूवमेंट गलत हो गया, ये इंप्रूवमेंट नहीं, ये लॉस को इंडिकेट करता है, ये लॉस को इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है? लॉस इन द ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में यह सुधार नहीं, गिरावट का संकेत है, यानी दूसरा वाला गलत है। दूसरा गलत होने का मतलब बात खत्म है, कहानी खत्म है, यहीं पे देख लीजिए। इलिमिनेशन, आपको तीसरा यही बात करता है। यूपीएससी के सवालों की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि इलिमिनेट तुरंत होता है, तुरंत। अगर आपको सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट पता है कि नीर क्या होता है और रीर क्या होता है, यहीं पे सवाल बन जाता। आपको पता है कि नीर अगर बढ़ेगा तो रुपए का मूल्य, रुपए का वैल्यू, उसका भाव बढ़ रहा है, हाँ। और अगर रीर बढ़ रहा है यानी व्यापार में गिरावट आ रही है, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में गिरावट हो रहा है रीर के बढ़ने से। और तीसरा कहता है एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटिव to inflation in other countries is likely to cause an increasing divergence between NIR and REIR। कहता है अन्य देशों में मुद्रास्फीति की तुलना में घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ती प्रवृत्ति से नीर और रीर के बीच बढ़ते विचलन की संभावना। बिल्कुल सही बात है। जब भी आपका जो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों में डाइवर्शन आएगा, इन दोनों में विचलन आएगा, इन दोनों में डाइवर्जेंस आएगा, यानी तीसरा फिर सही हो गया। और ये तो पहले से तय हो गया था कि भैया सी इसका सही जवाब है। इट वॉज क्वाइट नेचुरल कि सी इज द राइट आंसर। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नीर इज अ मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ अ करेंसी। नीर बढ़ेगा तो करेंसी का वैल्यू भी बढ़ेगा, नीर बढ़ेगा करेंसी का वैल्यू भी बढ़ेगा। अगेंस्ट वेटेड एवरेज ऑफ सेवरल फॉरेन करेंसी एंड इंक्रीज इन नीर इंडिकेट्स अप्रिसिएशन ऑफ रुपीज। आपको मैंने बता दिया था ये बात तो, ठीक है। स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इंडिकेट्स द लॉस इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस एज आई टोल्ड यू। थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज द नीर इज वेटेड जियोमेट्रिक average of the bilateral nominal exchange rate of the home currency in terms of foreign currency. The REIR is the weighted average NIR adjusted by the ratio of domestic price to the foreign price. किसी भी चीज का डोमेस्टिक प्राइस और फॉरेन प्राइस के बीच जो रेशियो होगा वो क्या करेगा, उसके वैल्यूज को चेंज कर देगा। इन्फ्लेशन जो दूसरे देशों में होगा वो क्या करेगा, इन्फ्लेशन इन अदर कंट्रीज क्रिएट्स अ डाइवर्जेंस इन नीर एंड रीर, यानी तीसरा वाला भी सही था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 23वां सवाल आपके स्क्रीन पे। विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, कथन नंबर स्टेटमेंट 1, यहाँ 1 नहीं लिख रहा है, 2 और 3 स्टेटमेंट है। इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, अगर मुद्रास्फीति की दर बहुत अधिक है, यानी क्या है, इन्फ्लेशन इज टू हाई, महंगाई बहुत है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अरे भैया गलत है, पहला वाला ही गलत है। देखो बहुत महंगाई होगी तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्यों खरीदेगा? अगर बहुत हो, कब खरीदता है आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी? तब खरीदेगा जब महंगाई की दर गिरेगी, जब डिफ्लेशन होगा तब आरबीआई खरीदेगा, क्योंकि अभी मार्केट कम है, वैसे ही पानी का फ्लो कम है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि मार्केट में लिक्विडिटी का फ्लो क्या है, कम है, और ये क्या करता है, ये लिक्विडिटी को कंट्रोल करना चाहता है, इसलिए क्या करता है, खरीदेगा। सॉरी, लिक्विडिटी क्या है, अभी हाई है, इन्फ्लेशन है, महंगाई है। जब इन्फ्लेशन है, महंगाई है, लिक्विडिटी हाई है, तो आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदेगा नहीं बल्कि बेचेगा। लाइकली टू बाय नहीं, सेल बेचेगा। आरबीआई क्या करेगा,
If the inflation is too high, then RBI is likely to sell the government securities. Deflation होगा तब खरीदेगा, इन्फ्लेशन में क्या करेगा? बेच देगा। क्यों करेगा ऐसा? Because RBI try to control the liquidity from the market. दूसरा, if the rupee is rapidly depreciating, RBI मतलब पहला ही गलत है। अब देखो पहले पे क्या सवाल लग जा रहा है, खत्म है कहानी। देख रहे हैं, पहला गलत यानी 3 तो हो नहीं सकता, खत्म। बी इज द राइट आंसर। यूपीएससी के सवालों की खूबसूरती देखिए, एक छोटी सी बात अगर आपको पता है आरबीआई के बारे में, सवाल हो गया। फिर कहता दूसरा देख लीजिए, इफ द रुपी इज रैपिडली डिप्रिसिएटिंग, अगर रुपए के में तेजी से गिरावट आ रहा है, रैपिडली गिर रहा है रुपया, तो आरबीआई के बाजार में डॉलर, बिल्कुल सही बात है भैया, रुपए में से क्या मिलेगा? जब रुपए का मूल्य लगातार गिर रहा है, आप जितना रुपया बेचिएगा आपको उसके बदले तो कम ही डॉलर प्राप्त होगा ना। तो क्या करेंगे आप? डॉलर बेचिए। तो अब आरबीआई क्या करेगा? बाजार में डॉलर बेचेगा। गॉट इट? हाँ, और ये सही है, दूसरा सही है। तीसरा कहता है, इफ इंटरेस्ट रेट इन द यूएसए और यूरोपियन यूनियन वर टू फॉल, that is likely to induce RBI to buy dollar। कहता है कि अगर संयुक्त राज्य अमेरिका में या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती हैं तो आरबीआई को डॉलर खरीदने के लिए बिल्कुल प्रेरित करेगा। भाई जब आपके यहाँ इंटरेस्ट रेट गिरेगा, यानी आपको कम इंटरेस्ट रेट पर क्या मिल सकता है? डॉलर मिल सकता है। तो विदेशी मुद्रा भंडारण के लिए आरबीआई जो है डॉलर को खरीद सकता है, यह उसकी संभावना को क्या करता है? दर्शाता है। देखिए, one is incorrect. If the inflation is high, RBI try to reduce the liquidity from the market by selling the government securities to a public via the open market operations. Two correct, क्योंकि rupees depreciation means fall in value of rupees with respect to dollar. डॉलर के तुलना में रुपये का मूल्य कम हो रहा है। So in free floating exchange rate regime, depreciation take place when the demand for dollar is more than supply। यानी डॉलर की डिमांड क्या है? सप्लाई से ज्यादा है। तो आरबीआई क्या करेगा? तो आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर्स, डॉलर बेचेगा ताकि इकोनॉमी में जो है सप्लाई ऑफ डॉलर बढ़ सके। और जैसे ही सप्लाई ऑफ डॉलर बढ़ेगा वैसे क्या होगा? डॉलर का जो वैल्यू जो बढ़ रहा था लगातार, या जो रुपए का मूल्य गिर रहा था लगातार, उसमें एक रुकावट आ जाएगी। डॉलर का मूल्य बढ़ना रुक जाएगा और रुपए का मूल्य गिरना रुक जाएगा, क्योंकि सप्लाई हो गई। समझ देगा रुपए आपको डॉलर से बताइए भाई, डॉलर क्यों महंगा हो रहा है? क्योंकि डॉलर की सप्लाई कम है। आरबीआई क्या करेगा? डॉलर तो डॉलर, तो डॉलर का रेट बढ़ना रुक जाएगा और रुपए का रेट गिरना रुक जाएगा। तो ये हम इस तरह से अपनी फॉरेन पॉलिसी को कवर अप करते हैं। स्टेटमेंट 3 कहता है, ये भी करेक्ट है, इफ द इंटरेस्ट रेट इन यूएस एंड ईयू फॉल्स, there will be inflow of dollar in the Indian market, leading to the appreciation of the rupee. To reduce the supply of dollar in the economy, RBI will likely to buy the dollars from the market। क्यों? अब आरबीआई क्या चाहता है कि मार्केट में डॉलर की सप्लाई कम हो जाए तो खरीद लेगा, ले लेगा। ठीक। 24वां सवाल, with reference to the G20 कॉमन फ्रेमवर्क कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा है कि G20 कॉमन फ्रेमवर्क से जुड़ा हुआ एक सवाल है। कहते हैं इसके बारे में कुछ कथन को उसको बताइए। पहला कथन ये है पहला कथन, और ये दूसरा कथन। इट इज एन इनिशिएटिव एंडोर्स बाय द G20 टुगेदर विद द पेरिस क्लब। इट इज एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज विथ अनसस्टेनेबल डेब्ट। कह रहा है कौन सा सही है? कहा कि G20 कॉमन फ्रेमवर्क के बारे में विचार कीजिए। कहा यह पेरिस क्लब के साथ G20 द्वारा समर्थित एक पहल है। बिल्कुल सही है। G20 कॉमन फ्रेमवर्क जो है यह पेरिस क्लब के साथ जो है क्या है? एसोसिएटेड है, उसके साथ एंडोर्स्ड है। और यह कम आय वाले देशों को अस्थिर ऋण के साथ क्या करता है? हेल्प करता है। दोनों ही सही है। सी वुड बी द राइट आंसर। और अभी हाल ही में चाड, इथोपिया और जाम्बिया, ये 3 देश हैं जिन्होंने ये कॉमन फ्रेमवर्क के तहत डेब्ट रिलीफ मिला है। इनको क्या मिला है?
डेप्ट रिलीफ अंडर द कॉमन फ्रेमवर्क। इनको क्या मिला है? डेप्ट रिलीफ मिला है अंडर द कॉमन फ्रेमवर्क। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स। IIBS का कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रास्फीति अनुक्रमित बॉन्ड, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड जो है उसके बारे में क्या क्या लाभ है उसका। ठीक है, उसका क्या क्या लाभ है। पहला स्टेटमेंट कहता है गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन इट्स बोरोइंग बाय वे ऑफ IIBS। सही है। दूसरा कहता है IIGS provides protection to investors from uncertainty regarding inflation। दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है the interest received as well as capital gains on IIBs are not taxable। ध्यान दीजिएगा, इसमें सिर्फ एक ही वाला, अगर आपको दोनों नहीं भी पता है तो यह कर योग्य है, इज टैक्सेबल। IIBR पे या ब्याज के साथ जितना आपको पूंजीगत लाभ होगा, जितना आपको फायदा होगा, उसमें कहीं कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। देयर इज नो एनी स्पेशल ट्रीटमेंट, ऑल आर टैक्सेबल। तो तीसरा गलत हो गया, बात खत्म। गलत गलत गलत। देख रहे हैं, अगेन यूपीएससी ने साबित कर दिया कि उसके सवाल बहुत आसान है, बहुत खूबसूरत सवाल है। यू मस्ट नीड अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी। आपको किसी भी प्रकार का ब्याज मिलेगा, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, इक्विटी में इन्वेस्ट करो, बॉन्ड में इन्वेस्ट करो, सोवरेन बॉन्ड में इन्वेस्ट करो, उसके साथ आपको जो कैपिटल मिलेगा, जो आपको उसके साथ इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी आपको अमाउंट उसके साथ रिसीव होगा, अगर वो गेन है तो आपको उस पर टैक्स देना ही होगा। किसी भी प्रकार का कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन कंपनसेशन बोथ आर टैक्सेबल। कोई भी इंटरेस्ट होगा या कोई भी इन्फ्लेशन का कंपनसेशन होगा, पूंजीगत लाभ होगा, चाहे वो किसी भी सोर्स से मिलेगा, वो टैक्सेबल होगा ही होगा। छोटी सी बात, आप अगर RBI पढ़े होंगे तो RBI में छोटी सी बात बताई गई। अगर आपने RBI का टॉपिक, RBI के रेगुलेटरी पॉलिसीज और RBI के फंक्शंस को ठीक से पढ़ा होगा तो ये सवाल कर लेगा। देखिए, कहता क्या, तीसरा हिस्सा आपको सब समझना था, बाकी दो क्या कर उसको छोड़ो। देखो, तीसरा समझ में आ गया, सवाल हो जाएगा। द इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन कंपनसेशन बोथ आर टैक्सेबल। देयर इज नो स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर दिस बॉन्ड। इन बॉन्ड के साथ कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट्स नहीं है। ये सब के सब क्या है? बोथ आर टैक्सेबल। देयर इज नो स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर दीज बॉन्ड्स। इन बॉन्ड्स में कहीं कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। 26वां सवाल कहता है, विथ रेफरेंस टू द फॉरेन ओन्ड ई-कॉमर्स फर्म ऑपरेटिंग इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। कहता है कि भारत में काम करने वाली जो ई-कॉमर्स कंपनियां हैं उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। सही है ये पूछा है। पहला कहता है, दे कैन सेल देयर ओन गुड्स इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म्स एज मार्केट प्लेस। पहला आप ये समझ पा रहे कि ई कॉमर्स फर्म्स का मतलब क्या है? अमेजन, फ्लिपकार्ट, बिग बाजार, ये समझ पा रहे हैं आप? विशाल, ये सब क्या है? ये सब मतलब ई कॉमर्स तो है ही, इसमें कुछ जो है जैसे बिग बाजार और विशाल, ये ई कॉमर्स में भी चल रहे थे, ऑनलाइन भी चल रहे थे और ऑफलाइन भी चल रहे थे। बट ई कॉमर्स में अमूमन क्या क्या आएगा? तो अमेजन हो गया, महिंद्रा हो गया और फ्लिपकार्ट हो गया, या बाकी आप जो जानते हैं और हाँ, वो सब आ गया किसमें? ई कॉमर्स में। तो कहता है कि जो ई कॉमर्स, जैसे फ्लिपकार्ट क्या करता है कि वो कुछ अपने भी प्रोडक्ट को देता है। फ्लिपकार्ट पे अगर आप शॉपिंग करेंगे तो फ्लिपकार्ट के भी प्रोडक्ट उसमें जो है लिस्टेड होते हैं और वो बाकियों के लिए क्या है? मार्केट प्लेस है। फ्लिपकार्ट से आप
सैमसंग का मोबाइल खरीद सकते हैं, फ्लिपकार्ट से आप एप्पल का भी खरीद सकते हैं, वन प्लस का भी खरीद सकते हैं। लेकिन अगर फ्लिपकार्ट कोई अपना फोन लॉन्च करता है फ्लिप स्मार्ट, तो वो भी वो वहां पे लिस्ट कर सकता है। ये बात कह रहा है, क्या फ्लिपकार्ट ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता है? क्या अमेजन ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। तो जितने भी ई कॉमर्स साइट्स हैं वह जो है अपना तो बेच ही सकते हैं और अपने आप को एज अ मार्केट प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला सही, कि पहला सही का मतलब ये है कि ये दोनों तो गया 50-50 का मामला है। देख लीजिए, एक सही होने पे ही मामला 50% का हो जाता है। दूसरा, दे कैन द डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड। जी ध्यान से समझिएगा इस बात को। जैसे मान लो कि अमेजन चाहता है कि जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, या FMCG समझते हैं आप लोग? FMCG समझते हैं? FMCG के जितने प्रोडक्ट हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर के मैक्सिमम प्रोडक्ट आते हैं FMCG के, या नेस्ले के FMCG के प्रोडक्ट, जैसे जो डेली कंज्यूमर हैं, वो प्रोडक्ट जो डेली कंज्यूमर फ्रिक्वेंटली मार्केट कंज्यूमर गुड्स, जिसमें जैसे साबुन आता है, शैम्पू आता है, चॉकलेट आता है, कोई कोल्ड ड्रिंक आता है, कोई अदर जो है सॉफ्ट ड्रिंक है, वो सब FMCG में आता है। अब मान लो अमेजन चाहता है कि पूरे भारत में कोल्ड ड्रिंक का शॉर्टेज हो जाए। क्यों? अमेजन के पास पैसा है। उसने क्या किया कि कंपनी से टाई अप किया और पेप्सिको कंपनी की या बाकी जितने भी नेस्ले या जो भी प्रोडक्ट बनाती हैं, उन सबका सारा माल अपने का डंप करा लिया, सारा माल। और वो चाहता है कि उसकी सेल बढ़ जाए, उसका ट्रांजैक्शन बढ़ जाए, उस पे कस्टमर का विजिट बढ़ जाए। तो पॉसिबल है ना ये सब? तो क्या करेगा? अब उसने कंपनी से सीधा लिया है और बड़े पैमाने पे लिए, तो कंपनी ऑब्वियस सी बात है कि उसको बहुत सारा क्या देगी? रिबेट देगी। वह उसी रिबेट में से एक थोड़ा सा, मान लो उसने MRP पे, MRP जो भी है उसका, उससे उसने 50% लेस करके लिया। ठीक है, 50% लेस पे लिया उसने, और लिया बहुत बल्क में। तो कंपनी आकर तो ठीक है, क्या वो दिक्कत है? हमारा कॉस्ट तो 20% ही है, MRP का 20% कॉस्ट है, एक 7,000, अभी मेरा 30% का प्रॉफिट है। इसने क्या किया कि 25% का कहा कि महासेल, टैग लाइन लगाया, बिग बिलियन डेज महासेल 25% ऑफ। तब भी इसका मार्जिन कितना है? 25%। और अगर लगभग एक दिन में 1 लाख लोगों ने परचेज किया, तो आप समझ रहे हैं कि कितना रुपया कमा लेगा एक दिन में। और जो छोटे दुकानदार हैं, जो एक छोटी सी दुकान लगा रहे हैं कहीं, या रेहड़ी पे, पटरी पे, या घूम घूम के सामान बेचने का क्या होगा? उनको तो सामान ही नहीं मिलेगा। क्यों? आपने सब इस कंपनी को बेच दिया। इसीलिए सरकार ने क्या किया है, कहा कि नहीं भैया, ये लिमिटेड है। ये क्या है? लिमिटेड है। आप बड़े विक्रेताओं को, जो बिग सेलर्स हैं, उनके प्रोडक्ट जो है आप लिमिटेड ही ला सकते हैं, और उसका लिमिट है 25%। यानी कोई भी FMCG प्रोडक्ट जो बनाता है कंपनी, वह अपने टोटल प्रोडक्शन का केवल 25% ही ई कॉमर्स पे दे सकता है। बाकी 75% उसको क्या करना पड़ेगा? मार्केट में लाना पड़ेगा, ऑफलाइन मार्केट प्लेस में लाना पड़ेगा, जहां जो छोटा दुकानदार है वह भी उसको खरीद सके और वह भी उसको बेच सके। इज दैट क्लियर? आपको सवाल समझ में आ गया? बिग सेलर्स हैव द लिमिट ऑफ 25% फॉर सेल ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। यह केवल 25% ही बेच सकता है अपने टोटल प्रोडक्शन का। 27वां सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कंस्टिट्यूट रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी। सबसे पहली बात यह है कि क्या आप रियल सेक्टर क्या होता है समझते हैं? क्या आप रियल सेक्टर क्या होता है ये आप समझते हैं? नहीं समझता, ये समझ लेते हैं। ऑल प्रोडक्शन साइट, all production site are real sector in economy। जितना भी प्रोडक्शन साइट है, जहां जहां से प्रोडक्शन हो रहा है, वो सब रियल साइड है। बाकी जो फाइनेंशियल डील करता है वो नॉमिनल इकोनॉमी है।
रियल सेक्टर इन इकोनॉमी डील्स विद द प्रोडक्शन एंड नॉमिनल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी डील्स विद द फिनांस। आप समझिए, का फार्मर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स, किसान अपनी फसल काट रहा है, क्या होगा, प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोडक्शन है नहीं तो क्या आएगा, ये रियल साइड होगा, रियल सेक्टर होगा। टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रॉ कॉटन टू फैब्रिक्स, कपड़े का प्रोडक्शन हो रहा है, कपास से कपड़ा बना रही, कपड़ा मिले, प्रोडक्शन है फिर से। अच्छा, कॉमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी टू द ट्रेडिंग कंपनी, फिनेंशियल हो गया भैया, ये समझ लीजिएगा, छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट। अगर आपको रियल सेक्टर पता बस सवाल हो जाएगा, अगर रियल सेक्टर पता है तीसरा नहीं होगा, खत्म कहानी। देखो तीसरा कहाँ है, देखो तीसरा कहाँ है, देख रहे हो, देखो क्या खूबसूरत सवाल है। और यही खूबसूरती, दैट इज द ब्यूटी ऑफ यूपीएससी, दैट यू कैन जस्ट वेरी शॉर्ट इंफॉर्मेशन बट कॉम्प्रिहेंसिव, द कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर। 4 देख लीजिए, आ कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग रूपी डोमिनेशन बॉन्ड्स ओवरसीज फिनेंशियल, देख रहे हैं, यानी ये भी नहीं, एक और दो पहले तय हो चुका है। आपको सिर्फ इतना पता है कि रियल सेक्टर क्या है, काम खत्म। देखिए, द रियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डील्स विद द प्रोडक्शन साइड व्हाइल द नॉमिनल इकोनॉमी डील्स विद द फाइनेंशियल साइड। इज दैट क्लियर? 28वां सवाल आपके स्क्रीन पे है, आइए देखा जाए। सवाल थोड़ा बड़ा है, यूपीएससी के सवालों की एक और खूबसूरती के सवाल थोड़े बड़े बनाती है कि देख के डरो। आप देखो इस सवाल में कुछ नहीं था, आपको सिर्फ और सिर्फ डरा रही है और कुछ नहीं। इस सवाल को पढ़ो ध्यान से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन बेस्ट रिफ्लेक्ट्स इनडायरेक्ट ट्रांसफर, अप्रत्यक्ष हस्तांतरण जो अक्सर मीडिया में आता रहता है, उससे आप क्या समझते हैं भारत के रेफरेंस से? अप्रत्यक्ष हस्तांतरण का मतलब होता है, सीधा सा उसका मतलब समझ लो, आपको पहले मीनिंग समझाता हूं कि डायरेक्ट ट्रांसफर रिफर्स टू द सिचुएशन वेयर फॉरेन एंटिटीज ओन द शेयर इन इंडिया। इनडायरेक्ट ट्रांसफर का मतलब होता है कोई विदेशी कंपनी अपना कोई शेयर या अपनी कोई संपत्ति, कोई अचल संपत्ति अगर भारत में खरीदती है तो क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट ट्रांसफर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट ट्रांसफर कहलाएगा। अगर कोई भी विदेशी कंपनी, विदेशी एंटिटी भारत में अपना संपत्ति या शेयर बनाती है। खत्म बात। अब देखो, कह रहा है एन इंडियन कंपनी इन्वेस्टिंग इन फॉरेन, हो गया खत्म, कहानी गलत है। पहला गलत, इंडियन कंपनी नहीं, फॉरेन कंपनी को भारत में इन्वेस्ट करना है, वो भी किस में? या तो शेयर में या तो एसेट्स में। अब फॉरेन कंपनी इन्वेस्टिंग इन इंडिया एंड पेइंग टैक्सेस, गलत। देखो तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट पता हो बस, खत्म कहानी है। एंड इंडियन कंपनी परचेज टेंजिबल एसेट्स, इंडियन कंपनी को नहीं, फॉरेन कंपनी को खरीदना था, उल्टा कर दिया इसने। अब फॉरेन कंपनी ट्रांसफर शेयर्स एंड सच शेयर्स डिराइव्स देयर सस्टेनेबल वैल्यू फ्रॉम एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया। कहा ऐसे विदेशी कंपनी में शेयरों का हस्तांतरण और ऐसे शेयर जो भारत में अपना क्या करते हो, पर्याप्त मूल्य अपना रखते हो संपत्ति के रूप में। कैसे? एसेट्स के रूप में। डी इज द राइट आंसर। देखिए, इनडायरेक्ट ट्रांसफर रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर फॉरेन एंटिटीज ओन शेयर और एसेट्स इन इंडिया। खत्म। ये एक लाइन पे सवाल हो रहा है, यूपीएससी का सवाल, वो भी इकोनॉमिक्स। हाँ, आपके पसीने छूटे होंगे और देखिए सवाल कितना आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, with reference to the expenditure made by an organization or a company, which of the following statement is are correct? कहता है कि with reference to the expenditure made by an organization or a company, which of the following statement is are correct? किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, वो आपको बताना है। ठीक है। 29वां सवाल कहता है कि एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये बताओ कि आप कोई नई टेक्नोलॉजी को खरीद रहे हो तो ये पूंजीगत व्यय है या नहीं है? मान लीजिए कि आप, या मान लीजिए मैं
मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ या मैं आपको वीडियो एडिट करा रहा हूँ, ठीक, या वीडियो को मैं दे रहा हूँ। अब मैंने पढ़ाने के लिए बड़ा सा बैकग्राउंड में, अभी मैं ग्रीन स्क्रीन पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और मैंने क्या किया, बैकग्राउंड में बड़ा सा एकदम 4 लाख रुपए का डिजिटल बोर्ड लगा लिया। तो डिजिटल बोर्ड इज द न्यू टेक्नोलॉजी। डिजिटल बोर्ड क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी है। मैंने एक बड़ा सा डिजिटल बोर्ड लगा लिया 4 लाख रुपए का, लगभग 1.5-2 लाख रुपए का मैंने नया लैपटॉप ले लिया, या मैंने अपना एक नया पीसी असेंबल कराया है जिसमें सीपीयू का मूल्य 2 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए। हाँ, बड़े बड़े सीपीयू शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, या अगर आप लोगों ने देखा हो, जो लोग यूट्यूब पे एक्टिव उनके पास होता है। अगर मैंने 4-2-6 लाख रुपया ये नया टेक्नोलॉजी में लिया है, या मैंने कोई नया सॉफ्टवेयर खरीदा है जो कि मुझे वीडियो को एडिट करने में हेल्प करता है, तो क्या उससे मुझे तत्काल फायदा होगा? ये क्या होगा? पूंजीगत व्यय है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नई टेक्नोलॉजी आप जब भी हासिल कीजिएगा, वो क्या होगा? पूंजीगत व्यय। आपने कहीं नई जगह पे कंपनी खोल ली, कहीं कोई फैक्ट्री खोल ली, कहीं आपने कोई नया व्हीकल ले लिया कंपनी के नाम पे या कंपनी के लिए, या कोई नई मशीन लगा लिया आपने, तो क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि बाद में आपको बेनिफिट देगा, बट अभी आपको क्या करना पड़ेगा? घर से लगाना पड़ेगा, आपकी पूंजी में से लगाना पड़ेगा। गॉट इट? तो पहला तो सही हो गया, यानी बी गलत और डी गलत। देखो, डेप्ट फाइनेंसिंग इज कंसीडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर वाइल इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसीडर्ड रेवेन्यू। गलत हो गया, ये भी फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर है, ये भी फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर, ठीक है। डेप्ट फाइनेंसिंग यानी आपने किसी को लोन दिया, ऋण दिया है, ठीक है, या आपने इक्विटी को फाइनेंस किया है, इक्विटी खरीदी है, तो इक्विटी रेवेन्यू कैसे चलाएगा? इक्विटी भी आपने अगर परचेज किया है तो आपने फाइनेंस किया ना उस कंपनी को जहां से आपने इक्विटी ली है, उस फर्म को, तो ये भी क्या होगा? फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर होगा। यानी दूसरा गलत हो गया, पहला सब सही है। ऑप्शन ए करेक्ट। Acquiring new technology is considered as capital expenditure as it will generate profit in the future and helps in creation of new assets, but in the future अभी आपको खर्चा करना पड़ेगा। Debt financing and equity financing are considered under the capital expenditure। दोनों ही क्या है? Capital expenditure। With reference to the Indian economy, consider the following statement। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसके बारे में कुछ कथन है, वो आपको बताने हैं। A share of the household financial savings goes towards government borrowings। कहता है कि घरेलू वित्तीय बचत का एक हिस्सा सरकार की उधारी चुकाने में चला जाता है। बात तो सही कह रहा है, सरकार की उधारी में जाता है। अच्छा, आप समझते हैं हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग क्या है? आपका जितना भी पैसा बैंक में है, चाहे वो सेविंग अकाउंट में हो, चाहे वो एफडी हो, चाहे वो आरडी हो, चाहे वो सुकन्या समृद्धि योजना, किसी भी स्कीम में आपने कोई भी फाइनेंशियल सेविंग किया है बैंक के थ्रू, बैंक में आपका जितना भी पैसा है वो क्या है? वह घरेलू वित्तीय बचत है, हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स है, और वह जो है सरकार उसका इस्तेमाल करती है, उसे गवर्नमेंट का वॉलेट कहते हैं। उसे कहते हैं गवर्नमेंट का वॉलेट कहते हैं। और सरकार उसे कैसे यूज करती है? सरकार उसे यूज करती है उसे यूज करती है कैसे? उधार चुकाने में। डेटेड सिक्योरिटीज इशूड एट मार्केट रेटेड रेट्स इन ऑक्शन फ्रॉम अ लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेप्ट। कहा नीलामी में बाजार से संबंधित दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूतियां आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक हैं। कहा देखिए, जो डेप्ट सिक्योरिटीज होती है वो भी रेगुलर गवर्नमेंट्स बॉन्ड का जो डेप्ट सिक्योरिटीज होती है वह जो है एक लार्ज इंटरनल डेप्ट का हिस्सा है, यानी इसका ए और दो दोनों से। A share of household financial saving goes to the government borrowing as part of public account of India। इसको कहते हैं लोक निधि। ये क्या है? लोक निधि है। एंड लोक निधि इज कंसिडर्ड एज द वॉलेट। इट मेनली कंसिस्टेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड। जी, प्रोविडेंट ईपीएफ का पैसा जितना है, एनपीएस, ईपीएफ, ये सब क्या है? पब्लिक फंड है।
और इसे सरकार का वॉलेट कहते हैं। इसे सरकार का क्या कहते हैं हम लोग? लोक निधि कहते हैं। स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। डेटेड सिक्योरिटीज मीन्स रेगुलर गवर्नमेंट बॉन्ड्स where T-bills are considered separately. Dated securities issue at market rated rates comprises a large share of internal debt. हाँ, आइए हम लोग 31st क्वेश्चन देखेंगे। सीधा 31st क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व could lead the capital flight। जो यूएस फेडरल रिजर्व की जो मौद्रिक पॉलिसी है, अगर वो बहुत सख्त हो तो कैपिटल फ्लाइट हो सकता है, यानी पूंजी उड़ सकती है। कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ फर्म्स विथ एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग्स। कहा इससे जो बाहरी वाणिज्यिक उधार है उसमें वृद्धि हो सकती है। डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीज द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विथ ईसीबीज एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग्स। कहा कि जो करेंसी रिस्क है वह जुड़ा होता है ईसीबी के साथ। आइए हम लोग देखते हैं सवाल कौन कौन सा कथन इसका सही है। इसमें पहला सही है और दूसरा सही है। इसमें पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। और तीसरा गलत क्यों है, आइए देखा जाए। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। द टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व कुड लीड द कैपिटल फ्लाइट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द थापर या टापर टैंट्रम। स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। इंटरेस्ट रिस्क एसोसिएटेड विथ कैपिटल फ्लाइट। कैपिटल फ्लाइट इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट ऑन फर्म्स विथ एग्जिस्टिंग बोरोइंग्स। जिसके साथ भी अगर कैपिटल फ्लाइट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एग्जिस्टिंग रेट होगा इंटरेस्ट का वो ऑब्वियस बढ़ जाएगा, वह अपने आप बढ़ जाएगा। एंड स्टेटमेंट 3, द कैपिटल रिस्क एसोसिएटेड विथ कैपिटल फ्लाइट। कैपिटल रिस्क जो है वो कैपिटल फ्लाइट से जुड़ा है। एंड डोमेस्टिक डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विल इंक्रीज द रिस्क विथ एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग्स। ये तीसरा स्टेटमेंट जो था आपका वो गलत है। वो क्या कह रहा है कि डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीज, नहीं, ये गलत है। डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विल इंक्रीज। ओके, वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। इट विल इंक्रीज ऑलवेज and it will increase the liability of domestic firms and terms of the domestic currency. Come to the next question. बत्तीसवां सवाल। 32nd क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। आंध्र प्रदेश, केरला, त्रिपुरा, हिमाचल कहता है इनमें से कौन कौन सा है जो कि बढ़िया चाय उगाता है। इनमें से कौन कौन सा है? हाउ मेनी ऑफ द एबव जनरली नोन एज ट्री प्रोड्यूसिंग स्टेट? ऑल 4 स्टेट्स आर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। ध्यान दीजिएगा कि हमारे क्या जो टी प्रोडक्शन है उसमें 2 तरह के स्टेट हैं। एक है मेजर और दूसरा है माइनर। एक है मेजर टी प्रोडक्शन और दूसरा है माइनर टी प्रोडक्शन स्टेट। आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरल, ये सब जो है वो मेजर टी प्रोडक्शन स्टेट हैं। और उसके बाद हिमाचल, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, ये जो है माइनर हैं। तो हिमाचल तो है ही, आंध्र प्रदेश भी है, मेघालय भी है, त्रिपुरा भी है, केरल भी है। केरल मेजर है, बाकी तीनों माइनर हैं। ऑल 4 चारों राज्य इसका सही जवाब है। यही बात यहाँ देखिए लिखा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरल आर द मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स एंड अदर स्टेट्स दैट प्रोड्यूस टी इंक्लूड हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा।
क्वेश्चन नंबर 63, इन इंडिया 33, consider the following statement. In India, credit rating agencies are regulated by Reserve Bank of India. भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को आरबीआई नियंत्रित करती है। गलत है ये स्टेटमेंट, सेबी करता है भाई, सेबी। यहाँ पे अगर सेबी होता तो सही होता, यहाँ पे अगर सेबी होता तो सही होता, आरबीआई दे दिया है, इसका मतलब क्या है, गलत है। ठीक है, भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को सेबी और वो करती है, रेगुलेट करती है। यानी पहला गलत, तो देखो कौन कौन सा गलत देख रहे हो, ये देखो, खत्म है कहानी यहीं पे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी। एक छोटी सी बात कि क्या आपको सेबी और आरबीआई में फर्क समझ में आता है? रेटिंग एजेंसी जिसे लोकप्रिय रूप में आईसीआरए कहा जाता है, यह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। द रेटिंग एजेंसी पॉपुलरली नोन एज आईसीआरए इज द पब्लिक लिमिटेड कंपनी, बिल्कुल सही है। एंड ब्रिकवर्क रेटिंग एजेंसी इज एन इंडियन क्रेडिट एजेंसी। ब्रिकवर्क एक भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा यानी 2 और 3 दोनों सही है। इसके अलावा क्रिशल है, केयर है, आईसीआरए है, एसएमआरईए है, ये सब जो है भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। आइए देखा जाए एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन बी स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एनालाइज द डेबिटर्स एंड एबिलिटी टू रीपे द डेब्ट एंड ऑल्सो रेट देयर क्रेडिट रिस्क। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वह यह एनालाइज करती है कि जो उधार करता है, जिसने डेब्ट लिया है, जो डेबिटर है, क्या उसके पास पे ऋण चुकाने की क्षमता है, रीपे द डेब्ट की क्षमता है। और यह उस क्रेडिट रिस्क को, कि आपने जिसको दिया है क्रेडिट, उसका क्या है वैल्यूएशन, वो कितना रिस्क में है, क्रेडिट चुका देगा नहीं चुका देगा, उस पर वो बनाती हैं आपके यहाँ का क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो। और ये जो है सेबी के द्वारा रेगुलेट होती हैं। और 1999 के रेगुलेशन से सेबी इन्हें रेगुलेट करता है। और सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के इसका गठन किया गया था। भारत में कुल 6 क्रेडिट एजेंसीज है, क्रिशिल, केयर, आईसीआरए, समेरा और ब्रिकवर्क। ये इंडियन रेटिंग एजेंसीज हैं। और इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड एक ये है, आरपीएल। ठीक है, स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है। आईसीआरए जो है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और 1991 में गुड़गांव में स्थापित की गई थी। द कंपनी वॉज फॉर्मरली नोन एज इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो कैसी कंपनी है ये कंपनी जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ब्रिकवर्क जो है वो भारतीय कंपनी, आपको बता दिया था। ब्रिकवर्क 2007 में स्टैब्लिश हुई और यह जो है प्रमोटेड बाय केनरा बैंक। इसको केनरा बैंक जो है प्रमोट करता है। आइए 34वां सवाल। विथ रेफरेंस टू द बैंक बोर्ड्स ब्यूरो BBB, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कहता है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है उसका कौन सा कथन सही है, उसका कथन द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज द चेयरमैन ऑफ, गलत है। इट्स नॉट मैंडेटरी, नॉट मैंडेटरी। आरबीआई गवर्नर बन सकता है, कई बार बनता भी है, बट इट्स नॉट लॉ, इट्स नॉट मैंडेटरी। इट्स नॉट मैंडेटरी दैट द गवर्नर ऑफ आरबीआई विल बी चेयरमैन ऑफ BBB, बैंक बोर्ड ब्यूरो, जरूरी नहीं। ठीक है, पहला गलत हो, यही कहानी खत्म है। पहला गलत मतलब गलत गलत गलत, बी होगा इसका सही जवाब, गलत, क्योंकि पहला ही गलत। द गवर्नर ऑफ आरबीआई, पहला गलत हो गया। बैंक बोर्ड ब्यूरो रिकमेंड्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ हेड्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर में, बिल्कुल सही है। इसका काम ही यही है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो MD और CEO हैं
उनको ये रिकमेंड करता है कि हाँ ये आदमी एमडी और सीईओ बनने लायक है। BBB helps the public sector banks in developing strategy and capital raising plans। बिल्कुल सही है, बैंक बोर्ड ब्यूरो के पास उसका एक ये भी काम है कि वह बैंकों के रणनीति को विकसित करे और पूंजी जुटाने में, कैपिटल रेजिंग प्लान्स में उनकी मदद करे। तो आइए देख लेते हैं। वही बात मैं कहता हूँ, इट इज नॉट मैंडेट दैट गवर्नर ऑफ आरबीआई विल बी द चेयरमैन ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो, पहला गलत। दूसरा है कि यस बीबीबी इज एम्पावर्ड टू सेलेक्ट द हेड्स ऑफ द public sector bank and it also helped the PSBs to develop strategies and capital raising plans। The board agenda of Bank Board Bureau was the administration of state owned leaders and functions involved। क्या क्या functions क्या लिखा है? providing assistance to public sector bank, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक उनको हेल्प करेगा ये। रीस्ट्रक्चर देयर बिजनेस स्ट्रेटजी, उनके बिजनेस, उनके व्यापारिक ढांचे को ये क्या करेगा? पुनर्निर्मित करेगा, फिर से बनाएगा। असिस्टिंग बैंक्स विद स्ट्रेटजीज टू डील विद द इश्यूज ऑफ बैड लोन्स, जो भी बैड लोन या स्ट्रेस एसेट्स हैं, जो सरदर्द वाली संपत्तियां हैं, या जो वो लोन जो कि धीरे धीरे एनपीए की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको कैसे डील किया जाए, वो स्ट्रेटजी बनाता है बैंक बोर्ड ब्यूरो। स्ट्रेटजीज फॉर रेजिंग कैपिटल्स थ्रू इनोवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेथड्स। आज जितने भी बैंक आपको दिख रहा है कि वो इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं या वो इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं, ये सारा स्ट्रेटजी बैंक बोर्ड ब्यूरो ने बनाया है। एंड रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट ऑन टॉप लेवल अपॉइंटमेंट्स लाइक फुल टाइम डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इन पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक्स। गॉट इट? बाकी मर्जर suggest plans for consolidation and merger with other banks while they are trapped in the problem in high collective gross NPA। जब भी किसी बैंक का बहुत हाई कलेक्टिव ग्रॉस NPA होगा, यानी जब भी उसका NPA बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो क्या करेगा? तो भैया सरकार के पास मजबूरी है कि उसका या कंसोलिडेशन या मर्जर किसी दूसरे बैंक के साथ करेगा ही करेगा। टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द मैटर ऑफ relating appointments, confirmation or extension of tenure and termination of services of the directors of the nationalized bank। जितने भी निदेशक हैं उनका सर्विस बढ़ाना है, घटाना है, उनको रिटायरमेंट देना है, उनको टर्मिनेट करना है, वो सारा एडवाइस सरकार को देता है। टू बिल्ड अ डेटा बैंक कनेक्टिंग containing data relating to the performance of nationalized bank and its officers। इसके पास पूरे बैंक का कच्चा चिट्ठा है कि किस बैंक ने, किस ब्रांच ने कितना कमाया, कितना गवाया, कितना गुड लोन दिया, कितना हार्ड लोन दिया, कितना सॉफ्ट लोन दिया, सारा नेशनलाइज्ड बैंक का डेटा इसके पास है। टू एडवाइज द सेंट्रल बैंक ऑन द formulation and the enforcement of a code of conduct and ethics for managerial person in nationalized bank। कहा जितने भी मैनेजर बन के बैठे, देखो ध्यान देना, आज आप देखोगे बैंकों में तो आज जो सरकारी बैंक हैं वो भी प्राइवेट बैंक की तरह बिहेव कर रहे हैं, वरना आज से 10 साल पहले सरकारी बैंक का क्लर्क अपने आप को आरबीआई के गवर्नर से कम नहीं समझता। मैं सच बता रहा हूँ, ये हालत थी। आपको एक अकाउंट खोलने के लिए इतनी चीज़ें मांगते थे कि लगता कहीं का किडनी न बेचनी पड़े, इतने डॉक्यूमेंट्स वो मांगते थे कि व्यक्ति को एक आध किडनी नहीं बेचनी पड़ती उसके लिए, ये था। बट आज बैंक से फोन आता है, आई वॉज शॉक्ड। आज का बैंकिंग कल्चर देखिए, ऑफलाइन में वो हमारे क्लासेस में आते हैं, सर बच्चों से कहिए 0 बैलेंस पे खाता खुलवा ले। द कोड ऑफ कंडक्ट, द एथिक्स फॉर द मैनेजरियल पर्सन ऑफ द नेशनलाइज्ड बैंक वाज टोटली चेंज्ड, टोटली चेंज्ड। एक ज़माने में ऐसा होता कि बैंक में खाता खुलवा के गुनाह कर दिया, आज ऐसा नहीं होता है। दे ट्रीटेड यू वेरी वेल। टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इन्वॉल्विंग सुटेबल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर मैनेजरियल पर्सन इन द नेशनलाइज्ड बैंक, सो बाय एलिमिनेशन द अदर 2 स्टेटमेंट। कहा और क्या काम है? कहा जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होंगे या जो भी मैनेजरियल पर्सन होगा उसको क्या करेगा? सुटेबल ट्रेनिंग देगा। ये भी काम है बैंक बोर्ड ब्यूरो का। बहुत काम आपको मैंने बता दिया। चलिए अगला सवाल। विथ रेफरेंस टू कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
as there is an option to exchange the bond for equity, convertible bonds pay a lower rate of interest. दूसरा कहता है the option to convert the equity affords the bondholders a degree of indexation to raising consumer price. कहा which of the statement given are is correct. परिवर्तनीय जो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं उनके बारे में कथन पर विचार करना है. कहता है कि चूंकि इक्विटी के लिए बॉन्ड का आदान प्रदान करने का विकल्प होता है. बिल्कुल सही बात है. इक्विटी के आप क्या करते हैं, बॉन्ड को इंटरचेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं. और कहता है कन्वर्टेबल बॉन्ड कम ब्याज दर का भुगतान करता है. वो सिंपल सी बात समझ लो. पूरे शेयर मार्केट में, चाहे वो पूरे शेयर मार्केट में, चाहे वो किसी भी चीज का मार्केट हो, शेयर मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो, इक्विटी फंड हो, मिड कैप स्मॉल कैप, आप कहीं भी इन्वेस्ट कर लो. ये बात समझ लेना, हाई रिस्क हाई रिटर्न, सिंपल सा लॉ है. हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न. जब भी बॉन्ड, आप कन्वर्टेबल बॉन्ड की बात करेंगे तो यहां पे रिस्क क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा. Whenever you talk about the convertible bond, तो रिस्क क्या हो जाएगा, लो. देखो सिंपल सा सवाल है. मतलब मुझे समझ में आया, जब बच्चे पेपर देकर के आए तो काफी लोग परेशान थे. बहुत टफ मतलब क्या देखे पेपर, जिज्ञासा हुई कि पेपर देखा जाए एक बार. सवाल आपके सामने कि आपको क्या जानना है और क्या आपको नहीं जानना है. आपने अगर पढ़ा है थोड़ा भी शेयर मार्केट के बारे में, तो इक्विटी बॉन्ड जो कन्वर्टेबल होगा, इक्विटी बॉन्ड कन्वर्टेबल हो सकता है, वो विकल्प है. ये बिल्कुल सही बात है. और जितने भी कन्वर्टेबल बॉन्ड हैं वहाँ पे रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम होगा. कम ब्याज दर का भुगतान करेंगे. 6 से 8% ब्याज देगा, बहुत देगा 10-12% देगा. हाई रिस्क लोगे तो 30%, 25%, 32% ऐसे देगा. इक्विटी में कन्वर्ट करने का विकल्प बॉन्ड धारक की बढ़ती उपभोक्ता कीमतों के लिए इंडेक्शन की एक डिग्री. बिल्कुल सही बात है. आप वो किस में कन्वर्ट करोगे. द ऑप्शन टू कन्वर्ट द इक्विटी अफोर्ड्स द बॉन्ड होल्डर अ डिग्री ऑफ इंडिकेशन रेजिंग कंज्यूमर प्राइसेस. यह सीधी सी बात है कि जहां पे आपको ज्यादा ब्याज मिलने की संभावना होगी, आप वहीं पे कन्वर्ट करोगे. बोलो क्लियर कि नहीं. आप लो पोटेंशियल बॉन्ड से हाई पोटेंशियल बॉन्ड में जाना चाहोगे, हाई पोटेंशियल बॉन्ड में जाना चाहोगे. गॉट इट, क्लियर है. तो सी इज द राइट आंसर, 1 and 2. कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आर हाइब्रिड सिक्योरिटीज दैट ऑफर्स इन्वेस्टर्स बेस्ट ऑफ बोथ स्टॉक एंड बॉन्ड्स. ठीक है. और कन्वर्टेबल बॉन्ड्स टिपिकली कैरी लोअर इंटरेस्ट रेट पेमेंट देन स्टेट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स. सेविंग इन इंटरेस्ट एक्सपेंशन कैन बी सिग्निफिकेंट. लोअर क्यों है, बिकॉज कन्वर्जन ऑप्शन ऑफर्स अपॉर्चुनिटी टू बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज द स्टॉक प्राइस. पहला स्टेटमेंट सही था. हो गया काम खत्म. 36 क्वेश्चन है. 36 सवाल कहता है, थोड़ा सा देखिए इसको. कहता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक मिसाइल AIIB मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम MTCR एंड संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, इन कथनों पर विचार कीजिए और भारत इसमें से किसका किसका सदस्य है. आपको बताना है कि भारत, ध्यान दीजिएगा, तीनों का सदस्य है. डी इज द राइट आंसर. ठीक है. क्यों तीनों सदस्य. देखो SCO जो है ये समझ लो, ये 2001 में 15/6/2001 को बना था. ठीक है. 15/6/2001 को बना था. पहले इसमें 5 मेंबर था, नाउ इसमें 8 मेंबर है. ठीक है. SCO में पहले 5 मेंबर थे, अब इसमें 8 मेंबर हैं और उसके साथ 4 ऑब्जर्वर स्टेट हैं. 4 ऑब्जर्वर स्टेट हैं. कौन कौन से 4 ऑब्जर्वर स्टेट हैं, तो इसमें
जो 4 ऑब्जर्वर स्टेट हैं उनमें अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया है। अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया, ये 4 क्या हैं? ऑब्जर्वर स्टेट हैं किसके? एससीओ के। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बीजिंग में। ठीक है, लैंग्वेज क्या है इसकी? एससीओ की लैंग्वेज क्या है? चाइनीज और रशियन। ठीक है, इसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो चाइनीज और रशियन है। और 2017 में भारत इसका मेंबर बना। 2017 में भारत जो है एससीओ का क्या बना? सदस्य बना है। एमटीसीआर जो है, एमटीसीआर जो है यह 1987 में बना है, सॉरी 1987 में बना है, और इसमें 35 मेंबर हैं और भारत भी उनमें से एक है। और AIIB जो है वह इसमें 105 मेंबर हैं और यह 2016 में बना है। ठीक है, कितने मेंबर हैं? 5 मेंबर हैं और 2016 में बना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग। हेडक्वार्टर इसका भी कहाँ है? बीजिंग। ठीक है, आइए देखा जाए सही जवाब। हाँ, डी इसका सही जवाब है। इंडिया इज द मेंबर ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। द SCO करेंटली कंप्राइजेज ऑफ 8 मेंबर स्टेट। कौन कौन सा? चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। भारत और पाकिस्तान एक साथ आए थे। कब आए थे? 2017 में, 2017 में। MTCR जो है ये 27 जून को इंडिया इसका फुल टाइम मेंबर बना है, MTCR का। और AIIB जो है 2014 में 21 कंट्री ने मेमोरेंडम साइन किया था। क्यों? कि भैया हम भी उसके मेंबर रहेंगे। और चाइना, बांग्लादेश, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडिया, कजाकिस्तान, कुवैत, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, मंगोलिया, नेपाल, ओमान, पाकिस्तान, फिलीपींस, कतर, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, उज्बेकिस्तान एंड वियतनाम, इन देशों ने इस पर साइन किया कि हम भी इसके मेंबर बनेंगे। और उसके बाद जो है 2016 में। ठीक है, अगला सवाल है, वियतनाम हैज बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन रिसेंट ईयर। पता नहीं, मतलब सच में नहीं पता। वियतनाम इज लेड बाय मल्टी पार्टी। गलत है, सिंगल पार्टी है वियतनाम में। खत्म, सिंगल पार्टी। लेनिन मार्क्सिस्ट पार्टी है, सिंगल पार्टी है वियतनाम में, भाई समझ लेना। हाँ, वियतनाम में मार्क्सिस्ट लेनिन पार्टी, लेनिनिस्ट पार्टी है। सिंगल पार्टी है। दूसरा गलत, तो कौन कौन गलत? ये गया और ये गया। देख रहे हैं, 2 गलत तो खत्म कहानी है। कहानी इसकी यहीं पे खत्म है। आइए, यानी ए और डी तो नहीं हो सकता, हाफ खत्म, एक पे ही। फॉर लॉन्ग टाइम वियतनाम लेबर लो लेबर कॉस्ट। एग्जैक्टली, वियतनाम में जो है सबसे कम लेबर कॉस्ट है, ये बात सही है और उसके साथ ही सही होगा। द इकोनॉमिक ग्रोथ is linked to the integration with global supply chain and focus on export। सही है। वियतनाम has the most productive। गलत है, 5। 1 is correct, 2nd is incorrect। Marxist Leninist party one party state based on democratic centralism। ठीक है, आइए अगला सवाल 38। In India, which one of the following is responsible for maintaining price stability by controlling inflation? एक बात बताओ मुझे कि भारत में महंगाई का दर को कौन मेंटेन करता है? अगर आपको ये पता है तो जवाब हो गया। भारत में इन्फ्लेशन को कौन कंट्रोल करता है? प्राइस स्टेबिलिटी तो आपको सिर्फ पावर में दिया है। महंगाई पर नियंत्रण, CRR, SLR, ठीक है, या इंटरेस्ट रेट, इन सबको घटा बढ़ा के कौन देता है? ऑब्वियस है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
बाकी सब पागल बनाने के लिए दिया आपको, बाकी सब में कोई दम नहीं है। इसका सिर्फ सिंपल सा जवाब है, आरबीआई जो है वो प्राइस कंट्रोल भी करता है और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, आरबीआई। ठीक है, मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी एंड कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द नॉन फंजिबल टोकन्स, जो अपूरणीय जो क्षति है टोकन है उसके बारे में पूछा है, नॉन फंजिबल टोकन्स का पूछा है। दे इनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट्स, पहला। दूसरा, दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स दैट एग्जिस्ट ऑन ए ब्लॉकचेन। तीसरा, they can be traded exchanged as equivalency and therefore can be used medium of, गलत है, तीसरा गलत है, तीसरा गलत है। इसको आप जो है वाणिज्यिक लेन देन का माध्यम नहीं बना सकते, ये क्रिप्टो करेंसी की तरह नहीं चल सकता। तीसरा गलत का मतलब ये गलत, ये गलत और ये गलत, खत्म। पहला और दूसरा सही है और इलेमिनेशन करोगे तो तीसरा अपने आप गलत होगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की जगह के जैसे यह जो है ट्रेड में एक्सचेंज नहीं किए जा सकते। आइए, यहां से ज्योग्राफी के सवाल प्रारंभ हुए। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, रिजर्वायर स्टेट्स और स्टेट्स, घाट प्रभा तेलंगाना, गांधी सागर मध्य प्रदेश, इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश और मिथान जो है वो छत्तीसगढ़ में है। आपको बताना है कि कौन कौन सा कहां कहां पे है, इसमें कितने पेयर करेक्ट हैं, ओनली वन पेयर। घाट प्रभा कर्नाटका में है, घाट प्रभा कहाँ है, कर्नाटका में है। गांधी सागर जो है वो चंबल मध्य प्रदेश सही है, इंदिरा सागर भी मध्य प्रदेश में है और मैथन जो है वो झारखंड में है। पूछा है, सॉरी पूछा क्या है, कितने जोड़े सुमिलित नहीं है, विच एबव आर नॉट करेक्टली मैच्ड। 3 पेयर्स, सी होगा राइट आंसर। 3 पेयर मैच नहीं है, पहला, तीसरा और चौथा मैच नहीं है, एक ही पेयर मैच है दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 40 प्रश्न समाप्त हुए। आप लोग देख रहे हैं यूपीएससी के डिटेल्ड सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग 20-20 प्रश्न लेकर के आए हैं। 20-20 प्रश्न के इसमें सीरीज चलेंगे। 1 से 20 आपने देख लिया, आपने 21 से 40 देखा है और अब अगला सीरीज आप देखेंगे 41 से 60 सवालों का। तो ये सीरीज का ये दूसरा पड़ाव यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप एंजॉइंग एंड स्टडिंग एंड डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच।